बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सब आपको वेलकम करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में हमजा क्या है आज आपके पास शेयर करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इशाल। हम देख रहे हैं जिस तरह से कि सर्दियाँ आ रही हैं और कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि गैस चली जाती है हमारी। तो हमारी उमूमन जो हम गलती कर रहे होते हैं वो ये होता है कि जिस वक्त हम कोई हीटर ऑन करने जा रहे हों, उसमें भी कुछ टाइम है लेकिन चूल्हा ऑन कर रहे हों, गैस ना हो, हम भूल जाते हैं कि इसको वापस बंद भी करना है। और हर साल जिस वक्त सर्दियाँ आ रही होती हैं या गैस शॉर्टेज हो रही होती है, कुछ इलाकों में ऐसे शिकायत आ रही हैं, तो हम ये आपके साथ शेयर लाजमी करते हैं। तो अब ये वाली एहतियात हमने लाजमी शुरू कर देनी है। किसी बड़े हादसे से बचने के लिए ये एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब गैस वापस आएगी और आपने लाइटर ऑन किया तो वो आग भड़क भी सकती है, जानी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब आप अपना चूल्हा ऑन करते हैं या हीटर ऑन करने की कोशिश करते हैं और गैस नहीं आ रही तो उसे एहतियात के साथ फ़ौरन बंद कर दें। बिल्कुल, ये एहतियात हमने लाजमी करनी होती है और ये वो छोटी सी एहतियात है जो हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन चंद कोताहियाँ हो जाती हैं और इसलिए हमें कुछ ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं जो हम नहीं सुनना चाहते हैं। तो फिर ये वो एहतियात है कि जो अब से आप लोग शुरू कर दें। जैसे ही आप लोगों के ज़हन में आता है कि अच्छा गैस जा रही है, जाना शुरू हो गई है, रात को इतने बजे अक्सर चली जाती है, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो हमने पहली एहतियात ये करनी है। दूसरी एहतियात ये करनी है कि जिस वक्त हम किचन में जा रहे हैं तो पहले चेक कर ले लाजमी तौर पर कि ये ऑन तो नहीं है या ऑफ तो नहीं है, क्योंकि हम नींद से उठे होते हैं, हमारी सेंसेस उतनी काम नहीं कर रही होती हैं, हमने फौरी कुछ काम करने होते हैं, नाश्ते बनाने होते हैं, तो हम ये छोटी गलतियां कर जाते हैं। तो अब इस एहतियात का जो है हमने ख़ास तौर पर जो है दामन पकड़ के रखना है, ख्याल रखना है इस चीज़ का, और ये सब ने अपने अपने घरों में। बिल्कुल ऐसा ही है। अमूमन हम ये भी गलती करते हैं कि हम गीज़र जो है वो क्योंकि ऑटोमेटिक होते हैं, गैस जब जाती है तो वो बंद हो जाते हैं और जब गैस वापस आती है तो वो खुद ब खुद ऑन नहीं होते, उन्हें ऑन करना पड़ता है, उन्हें जलाना पड़ता है। तो जब आप वो गलती करके भूल चुके होते हैं तो पूरे घर में गैस भर जाने से भी अमवात जो हैं वो अक्सर सुनने में आई हैं। तो ये भी गलती ना कीजिएगा। और मौसम सरमा में वैसे भी हम आपको कह रहे थे, कल हमने बालों के हवाले से भी बात की थी कि वैसे भी इतनी ज़्यादा घर में हीट वो रखना वो भी अच्छा नहीं है आपकी अपनी स्किन के लिए। तो वैसे भी गैस की शॉर्टेज जो है वो हमारे मुल्क में चल रही है, तो एहतियात ही कीजिए, बल्कि कम ही इस्तेमाल कीजिए ताकि हम उस शॉर्टेज से भी बच सकें। ये वाली एहतियात तो लाजमी कीजिए कि जो हमें करने की ज़रूरत होती है, और ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि तब से ही एहतियात की जाती थी और अभी भी हम कोशिश करते हैं कि एहतियात करें। फिर बाकी जो चीज़ें साथ साथ होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी बात करेंगे तालीम के हवाले से। कई अब जो हैं कन्फ्यूजन्स के लिए भी लोग परेशान हैं, जो कन्फ्यूजन्स फैली हुई हैं वो भी एक मसला है। दूसरा ये है कि कितने नंबर्स लेनी है, किसका मेरिट बनेगा, किसका मेरिट नहीं बनेगा, ये सवालात भी जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब के तालीमी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में इस बार नंबर जो हैं वो रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत से काबिल उम्मीदवार जो थे वो तो 1100 में से पूरे 1100 नंबर ले उड़े हैं। इतने काबिल थे माशाल्लाह, जबकि A+ हासिल करने वाले तलबा की तादाद भी हैरानकुन तौर पर बहुत ही ज़्यादा रही है। इस सूरत-ए-हाल पर कॉलेजेस की इंतज़ामिया भी अलर्ट हो रही हैं। हम देख रहे हैं कॉलेजेस में फ़र्स्ट ईयर में दाखिलों की ओपन मेरिट पॉलिसी भी ख़त्म की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी फ़र्स्ट ईयर में दाखिलों के लिए ओपन मेरिट पॉलिसी ख़त्म कर दी है। GC यूनिवर्सिटी की बात करें तो GC यूनिवर्सिटी लाहौर में भी तलबा का एंट्री टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब इससे तो साबित यही होता है कि शायद जो हमारे बोर्ड के रिजल्ट्स हैं उन पर एतमाद नहीं उतना किया जा रहा। एतमाद कैसे किया जाए, ऊपर से अगला मसला यह है कि सीट्स कम हैं, बच्चों के ज़्यादा के नंबर आ गए हैं, किसको कहाँ पर रखा जाए। 1099 नंबर हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपका दाखिला ये समझें कि नहीं होने वाला है, और आप FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर आपका मेरिट क्या बनेगा। तो इस तरह के कुछ फैसले किए जा रहे हैं। हमारे साथ
सदर हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान के मियां रिज़ाउर रहमान साहब, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी थी स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया कि अब सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं मैट्रिक के, उसकी बिना पर आपको दाखिला नहीं मिल रहा होगा, और साथ एंट्री टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी होगा। सर, क्या तरीकाकार होगा? ये फैसला क्यों किया गया? नताइज पर एतमाद नहीं है, या फिर मेरिट लिस्ट अब कैसे बनाएंगे? ये प्रॉब्लम जो है दरपेश है। जी, पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमने नया सिस्टम एडमिशन का बनाया है वो क्या है जी। और उसके बाद फिर मैं जो बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं उस पर कुछ कॉमेंट अगर आप चाहेंगे तो कर दूँगा। जी सर। देखिए, अभी जो हमारा नया सिस्टम बन रहा है उसके मुताबिक हम पहले एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहले भी हम यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस पे भी इस तरह एडमिशन करते रहे हैं, और हमें पता है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉलेजेस भी इस तरह टेस्ट लेते हैं। तो बच्चे पहले आकर इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामिक स्टडीज का और पाकिस्तान स्टडीज का टेस्ट देंगे। ठीक है। ये 40 नंबर का टेस्ट होगा। इसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे, जिनका 50% मार्क्स आएंगे, वो बच्चों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू का बहुत कम वेट है, सिर्फ 10 नंबर का वेट होगा, लेकिन इसमें हम अंदाजा लगाएंगे कि ये बच्चे जो अच्छा सा टेस्ट देकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से जो हैं, इन्होंने नंबर लिए हुए हैं, इनका क्या एप्टीट्यूड क्या है, क्या ये वाकई सूटेबल हैं उस प्रोग्राम में पढ़ने के लिए कि जो इन्होंने चॉइस की है। और जब ये दोनों मरहले तय हो जाएंगे, तब हम उनकी रैंकिंग बनाना शुरू करेंगे उनके मैट्रिक के मार्क्स पर, जिसके तकरीबन 50% नंबर उसके होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक फिल्टर पहले लगा लेंगे। एक एडमिशन टेस्ट का फिल्टर लगेगा, उसके बाद इंटरव्यू का फिल्टर लगेगा, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली हमने उनके मार्क्स ही देखने हैं। लेकिन हमें इस बात से कॉन्फिडेंस होगा, एतमाद होगा कि क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो हमारा टेस्ट पास करके आ रहे हैं, ठीक है, जो जिन्होंने इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म किया है, लिहाजा इनके हम रिजल्ट्स जो हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, क्या आप समझते हैं कि बाकी जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी एंट्री टेस्ट रखना चाहिए ताकि वो भी मेरिट लिस्ट इसी तरह से तरतीब दे सकें? देखिए जी, ये तो उनका अपना फैसला है। हम अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं। हमारा ओपिनियन ये है कि जब भी हमने टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की बेसिस पर इंडक्शन की है, यानी एडमिशन किए हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आई। ठीक है। जब भी हमने सिर्फ मार्क्स को देखकर मेरिट बनाया, उसमें हमें बहुत सा ऐसे होता है कि बहुत से बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो मार्क्स उनकी काबिलियत रिफ्लेक्ट नहीं करते। यानी कोई बहुत सारे मार्क्स लेकर आता है और हमें उसमें काबिलियत नजर नहीं आती, और कुछ बच्चे जो हैं उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनमें हमें बहुत सी काबिलियत नजर आती है। ठीक है जैदी साहब, कि आपके इस कमेंट से ये लग रहा है कि शायद अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हर साल ही ऐसा करेगी, या ये सिर्फ इस साल के लिए है? और दूसरा, आपने ये भी बताया कि सब्जेक्ट्स हैं, उनका एंट्री टेस्ट होगा, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी देखिए जी, ये मैंने जैसे कहा कि हमारा इम्प्रेशन ये है कि जो बच्चे टेस्ट देकर, रिटन टेस्ट देकर उसको पास करके, इंटरव्यू को पास करके आते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। लिहाजा ये हम पहली दफ़ा इंटरमीडिएट में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि इससे अच्छी लर्निंग ड्रॉ करें और अगले साल में भी इसी तरीके से अपने एडमिशन बेहतर करें। लेकिन जैदी साहब, आपने कहा कि जो अच्छे मार्क्स की बुनियाद पर जब आप एडमिशन्स करते हैं तो वो आपको उस तरीके से काबिलियत वाले स्टूडेंट्स नहीं लगते, तो जब मार्किंग वो इतनी अच्छी लेकर आते हैं तो उनकी काबिलियत किस तरह से पता चलेगी? क्या बोर्ड जो है इजाफी नंबर दे रहा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, इसके दो पहलू हैं सवाल के। एक तो इस साल का जो मामला है कि जिसमें 700 से ज़्यादा बच्चों के सिर्फ लाहौर बोर्ड में 1100 में से 1100 आए थे। सही। वो उस मामले को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो ओवरऑल हमारे सिस्टम में खराबी है उसकी भी अगर टाइम होगा तो उसकी भी बात कर लेंगे। पहले तो इस साल की बात कर। जी। देखिए, इस साल
सबसे पहले तो हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि बच्चों को इम्तिहान देने का मौका मिल गया और वो इम्तिहान देकर अगली क्लास में गए हैं, क्योंकि हमारा जिस तरह का कोविड-19 क्राइसिस हम पर आए हुए थे उसके मुताबिक तो एक वक्त हमारे पास ये सूरत हाल भी थी कि शायद इम्तिहान बिल्कुल ही ना हो और बच्चे जो हैं अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएं, जैसे पिछले साल किया था। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा कदम था कि भाई हमने चाहे कम सब्जेक्ट के सिर्फ 4 सब्जेक्ट के टेस्ट लिए, हमने एग्जाम दिया तो वो, लेकिन एग्जाम तो हुआ कम से कम बच्चे जी। जो इसमें खराबी हुई वो ये हुई कि आप 4 सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं जिसका मुश्किल से 600 नंबर है उसमें, और आप फिर 1100 में से नंबर दे रहे हैं। फिर आप 4 टेस्ट जो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आप 40% सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन मार्क्स देते हुए आप उनको 100% मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो एक उससे एक गलत तासुर तलबा के जहन में, उनके वालिदैन के जहन में और सोसाइटी के जहन में पैदा हो रहा है कि ये बच्चे वो बहुत ही काबिलियत के साथ हमारे साथ आ रहे हैं, उनको मार्क का पता कर लिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, एक कंप्रोमाइज एग्जामिनेशन हुआ था। हम इस बात से खुश हैं कि कम से कम इम्तिहान तो हुआ था। इनको अपनी मार्किंग के वक्त इस तरह की एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी कि जो रिफ्लेक्ट होती कि इस साल कंप्रोमाइज एग्जामिनेशन हुए। बिल्कुल ठीक है, हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो ये समझती है कि ठीक तरीके से शायद बच्चों की जांच पड़ताल नहीं हो सकती कि वो कितने काबिल हैं सिर्फ उनके नंबर की बेस पे, इसलिए एक अपना जो है टेस्ट रखा जाएगा, इंटरव्यू रखा जाएगा, जिसके बाद ये फाइनल हो सकेगा और मेरिट लिस्ट भी बेहतर तरीके से मुरतब हो सकेगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तो 1100 में से 1100 ही आ गए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मियां रज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाउर रहमान साहब, हम यही मामला डिस्कस कर रहे थे कि क्या तरीकाकार होना चाहिए, कैसे मेरिट लिस्टें बनेगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो ये फैसला है आपको कैसा लग रहा है कि क्या ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चों का एक और टेस्ट ले लिया जाए? देखिए, बच्चों का अगर एक और टेस्ट लिया जाना चाहिए था तो वो बिल्कुल MD कैट की फॉर्म में जिस तरह लिया जाता है या कैट की फॉर्म में लिया जाता है वैसा लिया जाना चाहिए था। मतलब तमाम के लिए लिया जी, तमाम के लिए लिया जाना चाहिए था, ताकि उनसे उनकी इंटेलिजेंस लेवल को हम जज कर। जिस तरह का टेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज ने इंट्रोड्यूस कराया, ये तो बड़ा सिंपल है। इसमें तो एक सवाल है जी, वालिदैन के हुकूक के ऊपर आप 200 से 250 वर्ड्स लिखें। तो अब तो आप समझ लीजिए कि एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई एडमिशन के लिए। अब तो चाहने वालों को एडमिशन मिलेगा, अब तो सिफारिश के साथ भी एडमिशन मिल सकता है। तालीमी इदारे वाहिद इदारे थे जहाँ पे मेरिट के ऊपर एडमिशन मिलते थे। बहुत दफ़ा लोगों ने मुझे कहा जी आप किसी इस यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिल करवा दें, बच्चा इस कॉलेज में करवा दें, तो मैं हमेशा उनको ये कहता था कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरिट से वो आगे पीछे हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो आपका एतराज़ है रज़ाउर रहमान साहब, ये जो आपका एतराज़ है कि इसमें मनपसंद लोगों को, क्योंकि चले इंटरव्यू के भी 10% हैं, उसके अंदर चले हम ये समझते हैं, आज तक हम CSS के ऊपर भी आज तक यही समझते हैं कि वहाँ पर कुछ आपके ताल्लुकात हों तो गुंजाइश इंटरव्यू में ख़ास तौर पर निकल आती है। लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी तो ऐसे ही कर रही होती हैं, एंट्री टेस्ट तो वो खुद ले रही होती हैं, कंडक्ट कर रही होती हैं, तब ये क्वेश्चंस क्यों नहीं उठते? सर, एंट्री टेस्ट तो एक बाकायदा अदारा है, जैसे जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस दफ़ा एंट्री टेस्ट ली है, वो तो एक बाकायदा अदारा है। उससे पहले UMHS लेता था। नहीं, तमाम डिपार्टमेंट्स कई यूनिवर्सिटीज़ के खुद कंडक्ट करवा रहे होते हैं और फिर वो एडमिशन दे रहे होते हैं उसकी बेस पे। नहीं सर, वो फिर भी वो सेपरेट है पूरा एक, देखें वो 200 मार्क्स का टेस्ट है। 200 मार्क्स के अंदर पूरे मुल्क का सिलेबस शामिल होता है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने पंजाब का सिलेबस करना है, आपने पूरे मुल्क से सिलेबस को पढ़ना है। जो बेस्ट सिलेबस है, बेस्ट सिलेबस से मुराद है कि जिस क्वेश्चन की हाइट सबसे ज़्यादा है जिस भी सूबे में, वो वाला आपने क्वेश्चन तैयार करके आना है, उसके मुताबिक तैयारी करनी है और हमने उसके मुताबिक टेस्ट लेना है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, इन्होंने तो जो अपना पेपर लेना है बच्चों को वो बता भी दिया है कि इसके ऊपर हमने ये चीज़ें आपसे पूछनी है। अच्छा, तो बच्चे रट्टा भी लगा लेंगे, याद भी कर लेंगे। ये और तो उसको हो गया कि रट्टा लगा के, या जिस तरह से आपने कहा कि बहुत आसान टेस्ट उन्होंने रखा हुआ है MCAT की तरह, मतलब कोई भी इस तरह का टेस्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिससे एटलीस्ट मेरिट लिस्ट जो है वो तरतीब देने में हमें ये पता चलता है कि कौन से बच्चे काबिल हैं, कौन से बच्चे काबिल नहीं हैं। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट को अगर हम देखें तो रिजल्ट इस तरह का कि हम वाह वाह कर उठे हैं कि भाई कितना मतलब शानदार रिजल्ट है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप देख लें तो बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से की गई हैं या महकमे तालीम की जानिब से की गई हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि सिलेबस तो कम पढ़ाया गया था, लेकिन जब मार्क्स आए तो मार्क्स जो है वो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 दे दिए। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप समझते हैं कि जो हुई हैं? ये तो एक गलतियों की पूरी ट्रेन है
एक गलती हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और वो सारी की सारी बच्चों को हर्ट कर गई। अगर सबसे पहले गलती देखी जाए तो वो वज़ीर तालीम का बच्चों को घरों पे बैठाना था। जब हालात ठीक थे तो उस वक्त भी बच्चों को स्कूल आने नहीं दिया गया। अगर बच्चे स्कूल के साथ, टीचर के साथ कनेक्ट रहते तो मेरा ख्याल है कि ये पेपर्स के सारे ये वाले मैटर्स आने ही नहीं थे। पूरा एक बड़ी मेहनत करके, पूरा क्राफ्ट करके वज़ीर तालीम ने बच्चों को पेपर ना देने के लिए राज़ी किया। कहीं दुनिया में ऐसे भी होता है जी, आप बच्चों को कहते हैं नहीं जी ये पेपर नहीं होंगे, हम आपको ऐसे ही प्रमोट कर देंगे। दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। ठीक है, एक प्रॉब्लम थी, पेंडेमिक था, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह का करम कितना बड़ा था। बाकी दुनिया में पेंडेमिक की क्या सूरत हाल थी, हमारे यहाँ क्या थी। बच्चों को तो पेंडेमिक ने हाथ भी नहीं लगाया, तो हमें तो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए था उसका। उसके बाद आगे चलें, डॉक्टर साहब ने कहा कि 40% सिलेबस आया, डॉक्टर साहब ने उसको एक्मुलेट कर दिया, जबकि जो 4 पेपर लिए गए हैं उसका 90% एंड अबव पेपर आया। यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स का 90% जो ऑलरेडी बुक्स में शामिल था वो उसमें से पेपर आया। तो जो कि इस्लामियात, उर्दू शामिल नहीं था, तो उन्होंने उसको एक्मुलेट करके उसको 40% करार दे दिया। तो जो हमारा स्मार्ट सिलेबस बना है वो तो ठीक था, वो उसमें कोई ऐसी गलती नहीं थी। मेरा ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए था। फर्दर फिर जो सबसे मेन एक गलती की गई है कि बच्चों को 5% इजाफी नंबर दे दिए गए। देखें, एक बच्चे के 1160 हैं और आप उनको कह रहे हैं कि 1100 में से 5% इजाफी बनते हैं 55 नंबर, मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, तो 1160 में आप 55 लगा लें, वो तो 1115 नंबर बनते हैं। 1060 में से, सॉरी, तो वो तो 1115 नंबर बनते हैं। तो वो तो जो 5% इजाफी नंबर बच्चों को दिए गए ना, मैं समझता हूँ उसने सारे रिजल्ट को ऊपर शफलिंग कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। काबिल हो गए हैं घर बैठ के कि 1100 से 1100 नंबर ले रहे हैं। नहीं, बच्चों के साथ ना देखें बहुत सारी साइकोलॉजिकल ज़्यादतियाँ कर दी गई हैं हमारी तरफ से। एक तो पहले ही हम सिस्टम में कर रहे थे, और एक इस दफ़ा ये की गई जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने लास्ट में ये किया कि इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम एक प्रॉब्लम का नाम है, जिससे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। इसमें ये होता है कि किसी बंदे को, किसी शख्स को, बच्चे को इस बात का यकीन दिला दिया जाए जो वो नहीं है। वो अगर बहुत काबिल नहीं है तो उसको ये यकीन दिला दिया जाए कि तुम तो बहुत काबिल हो, तुम तो ये कर सकते हो। अगली दफ़ा कम मेहनत करेगा। जी, अगली दफ़ा कम मेहनत करेगा, तो फिर वो बच्चा उसमें से, उस क्राइटेरिया में से बाहर ही नहीं आता। रहमान साहब, जब आप एक कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए थी एंटी टेस्ट के लिए, और फिर एक बेहतर मेरिट जो है वो बन सकता था, लेकिन यूनिवर्सल पॉलिसी हम नहीं देख रहे हैं हुकूमती सतह पर कि कोई यूनिवर्सल पॉलिसी बन रही है। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो ये फैसला है, क्या आप इसको खुश आइन समझते हैं कि उन्होंने अपने तौर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं उन्होंने कोशिश की है? क्योंकि जब आप मैट्रिक करके निकलते हैं, तमाम जो लड़के होते हैं उनका तो ख्वाब होता है कि जी हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला होना चाहिए, तो 1099 वाले का तो नहीं हो रहा था अगर हम ये हालात देखें। तो चले, अपने तौर पर जो कोशिश की है उसको आप सराहते हैं कि हाँ ये बेहतर कोशिश है, इसको यूनिवर्सल कर लिया जाए तो ये और अच्छी हो जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश तो हर बच्चे की होती है, और सिर्फ लाहौर से दाखिले नहीं होते, बहुत ज़्यादा दाखिले लाहौर से बाहर से गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं। तो वो तकरीबन 3-3.5 हज़ार के करीब बच्चा है जो 1100 नंबर पूरे लेके बैठा हुआ है, वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज उसकी पहली चॉइस होगी। तो फैसला अगर देखा जाए उसको कॉम्प्राइज़ करने के लिए, तो फैसला कोई गलत नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें कि बच्चों के टेस्ट हो जाते हैं और वालिदैन का ये आ जाता है कि नहीं जी मेरे बच्चे के भी 1100 नंबर थे, उसके भी 1100 थे, मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, उसको मिला है, तो आप दूसरे एंड पे ये देखें ना कि वालिदैन भी डिप्रेस होंगे, बच्चे भी डिप्रेस होंगे। तो इसमें पहले भी गुजारिश की गई कि बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में चले जाएँ, हम बच्चों की सीटें बढ़ा देनी चाहिए, हमें बच्चों को डबल शिफ्ट कर देनी चाहिए ताकि बच्चे मैक्सिमम कंपलसेट हो सकें। पिछले सालों की निस्बत इस साल 80% से ऊपर बच्चे A+ ग्रेड वाले बच्चे जो आपने बताए हैं वो तकरीबन इस वक्त 60,000 हैं सिर्फ लाहौर में। आप सोचें कि 60,000 बच्चा है और टोटल जो हमारे लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने जिनको कंपनसेट करना है वो तकरीबन 58,000 है। तो A+ वाला बच्चा सिर्फ कॉलेज जा रहा है, A वाला, B वाला वो नहीं जा रहा, वो कॉलेज से बाहर है। तो अब उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। ये जो मैंने आपको डाटा दिया ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के है। जी जी। तो इसका मतलब है कि ए ग्रेड वाले को, B ग्रेड वाले को, C वाले को दाखिला ही नहीं मिलना। A ग्रेड के भी 2000 रह गए जी, 2000 तो A ग्रेड के भी सिर्फ लाहौर बोर्ड से ही रह गए ना, फिर क्या अगर 58,000 हमारे पास यहाँ पर सीट्स हैं। ठीक है जी, मियां रज़ा रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आपने बात की, तशरीफ़ लाए स्टूडियोज़ में। लेकिन ये पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है कि अब क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एक तरीकाकार वज़ा किया जिस तरह से वो एडमिशन देने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम कुछ और मुल्की हालात की बात करें
क्योंकि महंगाई जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। महंगाई वैसे तो हमेशा से अवाम का मसला रही है, मगर अब हुकूमत के लिए भी दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद ने महंगाई को जवाब बनाकर हुकूमत के लिए जो महाज है वो खोल दिया। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गुज़श्ता रोज़ सड़कों पर निकल आई और हुकूमत के खिलाफ रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। वज़ीर आज़म साहब भी जो हैं अब इस तरह की उनकी ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने मुआशी जो सूरत हाल है उस पर गौर व फिक्र किया और वज़ीर आज़म ने कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने का प्लान बनाने की हिदायत भी की है। ये सारी सूरत हाल है कि अब गवर्नमेंट भी उसके लिए किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम देखें तो महंगाई जो है वो काफ़ी अरसे से हुकूमत का मसला रहा है और हुकूमत इसको हमेशा से मीट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकामी का जो है वो सामना करना पड़ता है और अपोजिशन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रही है। अब एहतजाज की ज़रा बात करेंगे इसी मामले पर। पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय सनअत व पैदावार हैं आलिया हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप क्या समझती हैं, गवर्नमेंट क्या समझती है कि PDM के महंगाई के जो मुजाहिरे हैं, कल भी कुछ हमने देखे हैं, आवाम को पजीराई मिल सकती है इससे और हुकूमत के लिए क्या कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अवाम बहुत समझदार है। अवाम ने पहले भी PDM को मुस्तरद किया था, अवाम अब भी PDM को मुस्तरद ही करेगी, क्योंकि इनको पता है कि ये बेरोज़गारों का वो टोला है जो सिर्फ अपने मफाद के लिए इकट्ठा हुआ है। अवाम का मफाद कभी भी इनके सामने नहीं था। ये अभी भी किसी NRO की तलाश में या अभी भी ये किसी डील की तलाश में। अभी भी आपने ये पढ़ा होगा या देखा होगा कि ये गेट नंबर 4 के बाहर अपने CV लेकर खड़े हुए हैं कि किसी तरह से हम उनके पांव पड़ जाएं और हमें किसी तरह दोबारा इक्तदार में लेकर आए। ये वही ऑपोजिशन है, ये वही ऑपोजिशन है जो बिजली के महंगे सौदे करके गई। ये वही ऑपोजिशन है कि डॉलर को सिर्फ 100 रुपए पे रखने के लिए ये 24 अरब रुपए टैक्स पेयर्स का झोंक कर गई। ये वही ऑपोजिशन है कि जो लूट मार का बाजार गर्म करके 7 बड़े आज़मों में अपनी जायदादें बनाती रही। अवाम को इनके असल चेहरे आज भी याद हैं। महंगाई एक ग्लोबल इशू है और डेफिनेटली हम अपने अवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए और इस ग्लोबल जिस तरह से कोरोना से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अल्लाह के करम के बाद उनकी दानिशवरी और हिकमत से बचाया था, इसी तरह से हम अपने अवाम को इस इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से भी बचाएंगे और एक दफ़ा दोबारा ये PDM को मुस्तरद कर चुके हैं और करते हैं। सही। आलिया साहिबा, अगले बल्दियाती और आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को महंगाई की क्या भारी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है? कितनी मकबूलियत मिल रही है PDM को इस हवाले से? देखिए जी, ये बड़ा आसान है हमारे लिए भी, वही मैंने आपको बताया है। इस वक्त हमारे रिकॉर्ड रिजर्व्स हैं, हम भी झोंके रिजर्व्स को 100 का डॉलर ले आए, इंपोर्ट हर चीज़ बाहर से ख़रीदना शुरू कर दें, सस्ती कर दें हर चीज़, हम लॉक कर दें सारी प्राइसेस को। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी, अवाम को तो हम एक जिसे कहना वक्ती रिलीफ तो दे देंगे, लेकिन इकोनॉमी की वही सिचुएशन होगी कि रिजर्व्स बिल्कुल नहीं होंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर चुकी होगी, इंपोर्ट आपकी बढ़ चुकी होगी, ट्रेड डेफिसिट आपका बहुत ज़्यादा 20 अरब डॉलर को एक्सीड कर जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि वक्ती सिर्फ हम अवाम को वक्ती रिलीफ नहीं देना चाहते, हम ये चाहते हैं और जैसे कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कहते हैं कि वो आइंदा आने वाली नस्लों का सोचते हैं। ठीक है आलिया साहबा, आने वाली नस्लों का ज़रूर सोच रहे होंगे, लेकिन अवाम तो ये सवाल कर रहे हैं कि अभी अगर हमें रिलीफ नहीं मिलना, वज़ीर आज़म साहब कहते रहे ये साल मुश्किल है, अगले साल जो है बेहतरी आ जाएगी, फिर अगला साल भी मुश्किल था, फिर अगले साल बेहतरी आ जाएगी। अवाम अब क्वेश्चन कर रहे हैं। महंगाई को कम करने के हवाले से आप लोग जो बातें बता रहे हैं वो इक़दामात सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो हमें ज़मीन में नज़र क्यों नहीं आ रहे, ग्राउंड पर नज़र क्यों नहीं आ रहे, लोगों के किचन बेहतर नहीं हो रहे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इस वक्त कर रहे हैं, हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया कोविड के बाद हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कोविड के दौरान वो हमने खुली रखी। हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि डेली वेजर्स उससे कनेक्टेड थे, हमने उसको कंटिन्यू रखा। अब है ये कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर परफॉर्म करे, इसका मतलब है अवाम जो है उनको एटलीस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। टेक्सटाइल सेक्टर आपका 100 नए यूनिट्स
प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वहाँ पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। रीज़न ये है कि अब हमने जिस तरह पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी को, टैक्सेस को अपने कम करके इंटरनेशनल जो पेट्रोल प्राइसेस का, जिसे कह लें कि अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ना था उसको कम से कम करें। बिल्कुल इसी तरह से हम टारगेटेड सब्सिडी देने लगे हैं आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, दालों के ऊपर, घी के ऊपर हम तकरीबन कोई अपने टैक्सेस, हुकूमत अपने टैक्सेस कम करके कोई 40 से 50 रुपए का रिलीफ उसमें देने लगी है। आटा इंशाअल्लाह ताला 55 रुपीज़ के ऊपर हर किसी को दस्तयाब होगा और हम सिर्फ गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करें कि वो जल्द अज जल्द अपनी गंदम रिलीज करना शुरू करें। शुगर केन की क्रशिंग स्टार्ट होने लगे। शुगर केन हमारी तकरीबन कोई 1.5 साल की इस दफ़ा शुगर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। हुकूमत जो दावे कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि उसके असरात आवाम की ज़िंदगियों पर भी नज़र आ रहे होंगे और आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ी है लेकिन अखराजात भी बढ़े हैं, आपकी आमदनी नहीं बढ़ी है। सबसे बड़ा मसला ये है, और बाइंग पावर जो है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, कम। इसी वजह से तो शहरी जो है वो परेशान है, लेकिन हम उम्मीद यही जाहिर कर सकते हैं या हम दुआ गो हैं कि जो इकदाम किए जा रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए, उसके समरात जल्द से जल्द आवाम तक पहुँचे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।